हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक्सिस डायरेक्ट के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च राजेश पालविया जैन जी। राजेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी9 पर। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सर। सर, हम इनफैक्ट बाजार की जो जुलाई महीने की चाल है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 15 साल में अगर देखें तो जुलाई सीरीज का इतिहास ये बताता है कि बाजार ने इन 15 बार में से 11 बार पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, जिसमें अधिकतम 8% के करीब का रिटर्न जुलाई 2009 में था। यानी कि जब साल 2008 की बड़ी गिरावट आई थी उसके बाद बाजार में 8% के आसपास का एक ही महीने में रिटर्न दिखा था। और गिरावट के दौर में भी देखें तो जुलाई में 5% से ज़्यादा की गिरावट कभी भी बाजार में नहीं देखने को मिली। यानी कि जो गिरावट है वो 5% तक ही कैप्ड है। इस बार को लेके यानी कि जो जुलाई का महीना शुरू हुआ है उसको लेके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं चार्ट्स और डेरिवेटिव्स डेटा दोनों के हिसाब से? तो देखिए संदीप जी, बिल्कुल जुलाई सीरीज जो अगर हम देखें डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से जो रोल ओवर एक्टिविटी काफी म्यूटेड थी, पार्टिसिपेशन लो था। तो इस तरीके के सिनेरियो में जनरली हमने देखा मार्केट में जब लो रोल ओवर होते हैं और मार्केट एक कंटिन्यूएशन में डाउनफॉल में होता है तो वहां से एक रिवर्सल के चांसेस बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा। और अगर हम 3 महीने का डेटा भी देखें तो लास्ट 3 महीने से कंसेक्यूटिव फॉल यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला है। तो जनरली अगर हम पिछले 3 4 5 साल का डेटा देखें तो बहुत कम चांस होते हैं जहाँ पे चौथे महीने में भी गिरावट कंटिन्यू होती है। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने की गिरावट के बाद चौथा महीना हमेशा हमने देखा है कि मार्केट में हमेशा रिकवरी का बनता है। तो ये दोनों सिनेरियो को भी अगर हम यहाँ एनालाइज करें तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जुलाई की सीरीज में एक रोल ओवर का डेटा जो एक म्यूटेड था, एक लो रोल ओवर का डेटा था, कॉस्ट ऑफ कैरी पॉजिटिव साइड पे थी। तो वो ये दिखाता है कि जुलाई की सीरीज में हमें एक अच्छा उछाल यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। 3 महीने के करेक्शन के बाद काफी ओवरसोल्ड जोन से मार्केट में एक हमें लगता है कि एक उछाल का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है और जुलाई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव साइड पे बंद होते हुए दिख सकता है। ओके, तो मार्केट ओवरसोल्ड है और पिछले 4-5 साल का डेटा देखें तो राय सर हमें बता रहे हैं कि लगातार 3 महीने बाजार में गिरावट हो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो उस लिहाज से 3 महीने से लगातार निफ्टी गिर चुका है और अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही है कि जुलाई सीरीज जो पॉजिटिव नोट पे शुरुआत हुई थी यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे रिटर्न देखने को मिल सकता है बीते 3 महीने में लगातार गिरावट के बाद। अच्छा सर, 18,604 का जो हमने अक्टूबर 2021 में हाई बनाया था वहाँ से निफ्टी अगर देखें तो 14 से 15% के आसपास गिर चुका है। छोटी से मध्यम अवधि के नजरिए से अब निफ्टी पर जो अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्तर हैं वो आपको क्या नजर आ रहे हैं और क्या हर्डल्स हैं डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी? तो देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से मार्केट को देखें तो एक बियरिश गैप फॉर्मेशन ऑलरेडी वीकली चार्ट पे बना हुआ है, जिसका अपर गैप का जो अपर रेंज है वो है करीब 16,200 के आसपास और यहाँ पे 15,900 से 16,200 ये एक बियरिश गैप बना हुआ है वीकली चार्ट पे। हमें लगता है कि ये गैप ही एक सप्लाई जोन जैसा काम करते हुए दिखेगा। कल भी देखें तो 15,900 के आसपास ही मार्केट में वापस सप्लाई बने और ऑलमोस्ट हम उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है 16,200 एक इमीडिएट हर्डल है। वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा इस शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर वो लेवल को हम सरपास कर लेते हैं तो फिर हमें लगता है कि यहाँ से 16,400 तक की भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर लोअर साइड पे सपोर्ट एरिया की बात करें इस जुलाई सीरीज के हिसाब से या जुलाई मंथ के हिसाब से तो हमें लगता है 15,600 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल को हम होल्ड करेंगे तो हमें लगता है थोड़ा सा बुलिश टोन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई सीरीज में आते हुए दिख सकता है। तो बुलिश टोन रहेगा, लेकिन 16,600 अगर टूटता है तो फिर 15,600 अगर टूटता है तो 15,400 तक की डाउनसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो मोटा मोटा अगर हम ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 15,400 से 16,400 ये एक बड़ा रेंज हो सकता है। इन बिटवीन अगर हम देखें तो 15,600 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया जो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जा सकता है और 16,000 से 16,100 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो 16,000 16,100 इन लेवल्स पे आप नज़र रखिए। अगर ये लेवल पार होंगे तो फिर ऊपर में निफ्टी के लिए 16,400 ये अगला रेजिस्टेंस है, ये मेजर रेजिस्टेंस है जो कि राजेश सर हमें बता रहे हैं। और नीचे की ओर पूरे जुलाई महीने की अगर बात करें तो 15,600 इस लेवल को आप बहुत कीनली वॉच कीजिए। अगर ये लेवल टूट जाता है फिर नीचे में 15,400 तक की जो डाउनसाइड है वो भी शायद निफ्टी पे खुल सकती है। लेकिन ओवरऑल उम्मीद यही है कि शायद यह महीना मार्केट्स के लिहाज से अच्छा देखने को मिले। सर, एक और फैक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, जो सिरदर्द की वजह है, वो है डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी। इनफैक्ट ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि विदेशी निवेशक लगातार 9 महीने से बिकवाली कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये दोनों फैक्टर्स रुपए की कमजोरी और विदेशियों की जो बिकवाली है, हालांकि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, ये कब तक रिवर्स हो सकती है? यानी कि कब विदेशी निवेशक वापस आ सकते हैं और रुपए में भी मजबूती कब तक एक्सपेक्टेड है?
तो देखिए काफी कुछ सेलिंग एफआईआई के पिछले 1-1.5 साल में हमने देखने को मिली, और करंट फाइनेंशियल ईयर को भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 12 से 13 बिलियन डॉलर का सेलिंग एफआईआई ने करंट फाइनेंशियल ईयर में भी करते हुए दिखा। तो काफी इंटेंस सेलिंग ऑलरेडी एफआईआई के होते हुए दिखी है, जिसके चलते हमारा रुपया कमजोर होते हुए दिख रहा है डॉलर के कंपेयर में। हमें लगता है कि जिस तरीके से रुपए में कमजोरी आई है, ऑलमोस्ट अब ये 80 के आसपास हमें लगता है कि वहां पे एक सप्लाई जोन है। अगर ये 80 के लेवल को नहीं क्रॉस कर पाता है तो हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे रुपए में वापस से बिकवाली आते हुए दिखेगी, और यहाँ पे रुपये में एक स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए दिख सकती है। बट 7850 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है रुपये के लिए, और हमें लगता है कि एफआई की काफी कुछ सेलिंग यहाँ पे होते हुए दिख रही है, जिसके चलते एक रुपये में कमजोरी का एक फिगर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि जिस तरीके की बिकवाली पिछले कुछ महीनों में काफी एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली, ऑलमोस्ट मार्केट भी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के आसपास आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि एफआई की सेलिंग कहीं ना कहीं अगले 1 या 2 महीने में हमें लगता है थमते हुए दिखेगी, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी हमें लगता है मार्केट एक अट्रैक्टिव लेवल पे आते हुए दिख रहा है। और फेड का भी जो एक इंटरेस्ट रिवर्स का साइकिल है वो भी कहीं ना कहीं रुकते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि 1 से 2 महीने में एफआई वापस से अपनी पोजीशंस को यहाँ पे रिवर्स करते हुए दिख सकते। तो थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा 1 से 2 महीना, लेकिन हमें लगता है एफआई की सेलिंग यहाँ थमते हुए दिखना चाहिए। ओके, तो 1 से 2 महीने और शायद पेनफुल हो सकते हैं। जो भी लंबी अवधि के निवेशक हैं जो बाजार में इन्वेस्टेड हैं, उनको ये अगर उन्होंने लंबा दौर देख लिया है एफआईएस की बिकवाली का, तो 1 से 2 महीने का जो समय है उसको और आप होल्ड कर लीजिए, उसको आप किसी तरह निकाल दीजिए। उसके बाद राजेश सर हमें बता रहे हैं कि एफआईएस की जो बिकवाली है वो शायद थम जाए, और उसके बाद हो सकता है कि उनकी ओर से दोबारा जो खरीदारी का रुझान है वो भी शुरू होता हुआ दिखे। सर, ये जो पूरी गिरावट हुई है उसमें हमने देखा कि सेंसेक्स निफ्टी जो फ्रंटलाइन इंडाइसिस हैं उनमें 14 से 15% की गिरावट आई, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, इनमें हमने देखा है कि सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा गिरावट हुई है। इनफैक्ट टेक्निकली जब हम बात करते हैं कि 20% से ज़्यादा कोई इंडेक्स अगर हाई से करेक्ट हो जाता है तो बेयर कैटेगरी या बेयर जोन में चला जाता है। इनफैक्ट हमने ऐसा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में होता हुआ देखा भी है। तो ऐसे में जब हमने 20% से ज़्यादा की गिरावट हाई लेवल से देखी है, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अब निवेश के लिहाज से मौके बनते हुए दिख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो सेक्टर्स ज़्यादा पिटे हैं, जिसमें आईटी हुआ, मेटल हुआ या रियल एस्टेट हुआ, जो कि इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा पिटे हैं, या तो फिर कम गिरावट वाले जिसमें ऑटो है, एफएमसीजी है, इनमें निफ्टी के मुकाबले कम गिरावट हुई है हाई लेवल से, कहाँ पे खरीदारी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? तो संदीप जी देखिए, हमेशा जब भी मार्केट करेक्ट होता है तो मिड कैप स्मॉल कैप तो जरूर लार्ज कैप के कंपेयर में ज्यादा करेक्ट होते हैं, और इसी का रिवर्स भी होता है। जब मार्केट सुपर बुल रन में जाता है तो ये दोनों कैटेगरी काफी तेजी से परफॉर्म भी करती है। वही हमने मार्केट में देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म अगर हम डेटा और सेटअप को एनालाइज करें तो एज सच लॉन्ग टर्म के हिसाब से जरूर मार्केट में इंडेक्स 20% 25% करेक्ट हुई है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सेंटीमेंट और ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो एज सच हमें नहीं लगता कि अभी कोई बियर केस को यहाँ पे हमें डिस्कस करना चाहिए। बियर मार्केट को मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। अभी हम सेक्टर की बात करें जो हमें लगता है, देखिए 2 तरीके से मैं कैटेगराइज कर सकता हूं। अगर कोई निवेश के नजरिए से, लॉन्ग टर्म निवेश के नजरिए से यहाँ पे मार्केट में अगर बाय करना चाहते हैं स्टैगर्ड मैनर्स में, तो उनके लिए आईटी एक काफी अट्रैक्टिव सेक्टर बन चुका है, सीमेंट एक काफी अट्रैक्टिव सेक्टर बन चुका है, और रियल एस्टेट। ये तीनों सेक्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर निवेश करना है तो तीनों सेक्टर में एक अच्छी बड़ी करेक्शन के बाद एक अच्छे वैल्यूएशन पे और अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट टर्म नजरिया है, 2 से 3 महीने या 6 महीने के होराइजन से ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनके हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरीके से ऑटोमोबाइल एक बुलिशनेस कंटिन्यू करे हुए, तो ऑटोमोबाइल पे फोकस किया जा सकता है। एफएमसीजी में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। कैपिटल गुड्स ये तीसरा सेक्टर है, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। और चौथा सेक्टर जो थोड़ा सा हाई बीटा है लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे भी मोमेंटम कंटिन्यू होगा, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें लगता है आईटी एक बहुत अच्छा स्पॉट है, जहाँ पे अभी यहाँ पे सेक्टर है जहाँ पे एक अच्छा निवेश के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और सीमेंट स्पेस, ये 2 स्पेस पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। चलिए, तो राजेश सर ने पूरी दुविधा ही खत्म कर दी है। आप ये देखिए मत कि इंडेक्स के मुकाबले कौन सा सेक्टर ज़्यादा या कम गिरा है, आप अपना जो होराइजन है उसके हिसाब से निवेश के मौके देखिए। अगर आप लॉन्गर टर्म यानी लंबी अवधि के नज़रिए से खरीदारी के मौके देख रहे हैं तो आपको 3 सेक्टर्स पर नजर रखनी है। एक है रियल एस्टेट, दूसरा सीमेंट और तीसरा है आईटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें, ऑटो जो कि इंडेक्स के मुकाबले कम गिरा है, यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और बैंकिंग फाइनेंशियल, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे राजेश सर हमें बता रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म के नज़रिए से
पोजीशंस अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा सर, हाल की गिरावट में हमने देखा, ये तो इंडेक्स की बात हो गई, लेकिन कई सारे ऐसे दिग्गज स्टॉक्स हैं, कुछ ब्लू चिप्स हैं, लार्ज कैप्स हैं, जो कि 40 से 50% तक भी टूटे हैं बिना किसी रीजन से। केवल सेंटिमेंट बिगड़ा है, एफआईज की बिकवाली हुई है। उसमें कुछ प्रमुख नाम भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए हैं, जिसमें डाबर है, कोटक महिंद्रा बैंक है, टेक महिंद्रा है, एल&टी टेक है, वेदांता, हिंडाल्को, गोदरेज प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट ये लंबी लिस्ट है जहाँ पे हमने 25 से 50% तक की गिरावट बनती हुई दिखी है। ऐसे में कोई ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स जो कि निवेश के लिहाज से आपको बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, चार्ट्स या तो फिर डेरिवेटिव्स के लिहाज से? तो देखिए, सभी स्टॉक्स में करेक्शन के बाद एक रिकवरी तो जरूर बनी लोअर साइड से, और हमें लगता है जैसे हमने सेक्टर शॉर्ट टर्म के हिसाब से बताया, उसमें हम एफएमसीजी पे फोकस करे हुए हैं, तो हमें लगता है यहाँ पे डाबर, गोदरेज, सीपी, ये दोनों स्टॉक पे फोकस किया जा सकता है। दोनों अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब यहाँ पे रिवर्सल भी बनते हुए दिख रहा है। इवन अगर हम आईटी में बात करें तो टीसीएस यहाँ पे फोकस में किया जा सकता है। सीमेंट में अल्ट्राटेक हमें यहाँ पे लगता है कि एक अच्छा यहाँ पे बैट हो सकता है। आईटी में टेक महिंद्रा को भी यहाँ पे काफी बड़ा करेक्शन हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो रिकवरी तो यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, और हमें लगता है कि मेजर रिकवरी का ट्रेड या एक अच्छा कॉन्फिडेंस मार्केट में जो आएगा वो 16,200 16,400 के ऊपर आएगा। तो जब तक ये स्टॉक्स पे फोकस किया जा सकता है, टेक महिंद्रा, वेदांता मेटल में अट्रैक्टिव लग रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट में यह स्टॉक भी काफी बड़े करेक्शन के बाद एक अट्रैक्टिव लेवल पे। तो हमें लगता है कि ये जो पॉकेट्स है जहाँ पे बड़े करेक्शन हो चुके, तो थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, लेकिन हमें लगता है एग्रेसिव बाइंग जो बनेगी वो 16,400 के ऊपर बनेगी। तो ये सारे स्टॉक्स हमें लगता है कि बिल्कुल फोकस किए जा सकते हैं। और ऑटोमोबाइल में हमें लगता है अशोक लीलैंड, जिसमें कि अभी भी अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर, ये दो स्टॉक्स को भी देखा जा सकता है, जो कि अभी भी यहाँ पे मार्केट के साथ या ऑटोमोबाइल पैक के साथ उतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस अभी बना नहीं है। हमें लगता है दोनों सेक्टर, दोनों स्टॉक्स में भी यहाँ पे आगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में तेजी बनते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो कई सारे नाम हैं जिसमें टेक महिंद्रा और टीसीएस, ये दो ऐसे नाम हैं जो कि आईटी स्पेस से हमें राजेश सर ने बताए हैं, मेटल स्पेस से वेदांता है, रियल एस्टेट से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, एल&टी और सीमेंट स्पेस से अल्ट्राटेक सीमेंट। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि राजेश जी हमें बता रहे हैं आने वाले 2 से 3 महीने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऑटो स्पेस की बात उन्होंने शॉर्ट टर्म के नज़रिए से की थी, और उसमें अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स, ये दो ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे छोटी अवधि के नज़रिए से इन दोनों स्टॉक्स में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो नेट हमने पूरी तरह से ये समझ लिया कि जुलाई का महीना बाजार के लिहाज से देखा जाए, जैसा हमने पिछले 15 साल का डेटा देखा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, उस लिहाज से इस बार भी जुलाई का जो महीना है वो मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। और उसमें हमने सेक्टर्स भी समझ लिए, और साथ ही साथ हमें राजेश सर ने ये भी बता दिया कि किन स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं ताकि आपको छोटी से मध्यम अवधि में फ़ायदा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। राजेश सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए अगले सेगमेंट के लिए भी। इस सेगमेंट में हम अपने दर्शकों के शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लेते हैं। एक एक करके राजेश सर के सामने ये सवाल हम रखते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो हमारे पास दर्शक अपने सवाल भेजते हैं, उसमें से जो पहला सवाल हमारे सामने आया वो है जयपुर के भरत जालान जी का। राजेश सर, उनके पास LIC के 15 शेयर हैं, उनको IPO में अलॉट हुए थे, यानी कि उनकी जो खरीद का भाव है वो 904 रुपये है। डिस्काउंट के बाद जो इफेक्टिव प्राइस था 650 रुपये तक एक समय पर ये स्टॉक लुढ़क गया था, लेकिन हाल फिलहाल कुछ ब्रोकर्स की ओर से रिपोर्ट आनी शुरू हुई है। हाल में एक मोतीलाल की इनिशिएटिंग रिपोर्ट भी आई है जिसमें 830 रुपये का लक्ष्य उन्होंने दिया। उसके बाद आप देखिए तो लगभग एक महीने के बाद 650 वाला शेयर अब ये 700 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। भरत जी को ये जानना है कि क्या 904 रुपये जो उनका कॉस्ट प्राइस है IPO में जो अलॉटमेंट हुआ था, क्या वो आ जाएगा, यानी वो स्टॉक में बने रहें, या फिर मुनाफा अपना जो घाटा है उसे बुक कर लें और किसी और जगह स्विच कर जाएं? देखिए, LIC एक अगर फंडामेंटली देखें तो काफी अट्रैक्टिव कंपनी है, और जिस तरीके से IPO के बाद जरूर उसने निराशा दी, लेकिन हमें लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट किया है तो बने रहना चाहिए, इसमें लॉस नहीं करना चाहिए। वैल्यूएशन के हिसाब से भी हमें लगता है कि अगले 1 से 2 साल तक अगर इनका नजरिया है, अगर होल्ड कर सकते हैं तो बने रहे। हमें लगता है स्टॉक में वापस 900 के ऊपर के लेवल भी इसमें आते हुए दिखेंगे। तो अभी देखिए, अब यहाँ पे हमें देखना है कि स्टॉक में लोअर साइड से रिकवरी जरूर बनी है, ब्रोकरेज की भी कवरेज अब यहाँ पे आते हुए दिख रही है। तो थोड़े अगले 1-2 क्वार्टर का इसका और हमें रिजल्ट्स को वेट करना चाहिए, किस तरीके से नतीजे यहाँ पे डिलीवर होते हैं। इसका AGM भी हमने देखा है कि अब सितंबर में ड्यू है, तो उसके बाद काफी कुछ क्लियरिटी आएगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहे, हमें लगता है कि इसमें वापस से भाव आते हुए दिखेंगे, 900 के ऊपर वापस ये स्टॉक आएगा, उस समय वापस रिव्यू।
ठीक है भरत जी, आपके लिए राय ये है कि अगर आपने लंबी अवधि के नज़रिए से इसमें निवेश किया है तो राजेश सर हमें कह रहे हैं कि आप 1 से 2 साल का समय और दीजिए, थोड़ा 1-2 क्वार्टर्स के नंबर्स देख लीजिए, एजीएम में क्या नतीजे आते हैं वो भी देख लीजिए, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। और इनफैक्ट लंबी अवधि में अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में। आपके जो 904 रुपये के लेवल्स हैं, यानी कि 900 के ऊपर के जो लेवल्स हैं, वो राजेश सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 से 2 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। आपको केवल पेशेंटली इस स्टॉक में बने रहना है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जमशेदपुर के बासु चटर्जी का ये सवाल है। उन्होंने जून के पहले हफ्ते में ऑयल इंडिया के 70 शेयर करीब 250 रुपए के भाव पर खरीदे थे। इसके बाद शेयर ने 306 रुपए का एक जो हाई है वो भी लगाया था, लेकिन बासु जी ने इसमें अपना जो निवेश है वो बनाए रखा। अब सरकार ने घरेलू क्रूड उत्पादन पर विंडफॉल गेन्स टैक्स लगाने की जो बात करी है, उस वजह से पिछले एक महीने में आप देखिए शेयर करीब 35% के आसपास गिर चुका है और अब शेयर 200 रुपए के भी नीचे आ गया है। राजेश सर, बासु जी को ये जानना है कि क्या घाटा लेकर निकल जाएं या फिर 250 रुपए का उनका जो स्तर है वो आ जाएगा स्टॉक में? देखिए, न्यूज के रिएक्शन तो काफी शार्प हुआ। ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन अगर हम देखें मंथली बेसिस पे इसी मंथ में होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के कट आए, स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो थे 215 के सपोर्ट, जो मल्टीपल सपोर्ट एरिया था, उसका भी ब्रेकडाउन करते हुए दिखा है। तो देखिए, अभी रिएक्शन तो आया। अब ये जब तक वापस से इसके लिए पॉजिटिव न्यूज टर्न नहीं होगी, जब तक स्टॉक में कोई बड़ी रिकवरी तो नहीं बनेगी। लेकिन हमें लगता है कि अब देखिए, स्टॉक में जो होना था ऑलरेडी एक करेक्शन हो चुका है, बहुत काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो हमें लगता है अब सेलिंग इंटेंसिटी तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो अब कम होते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक पुलबैक जरूर बनेगा। लेकिन हमें लगता है कि 250 के रेट को आने के लिए अभी काफी समय लग सकता है, जब तक कि कोई फेवरेबल न्यूज फ्लो वापस इसके फेवर में नहीं बनता है या विंडफॉल का वापस से जो लगा है टैक्स वापस रिवर्स नहीं होता है, जब तक कोई सब्सटेंशियल बाइंग नहीं बनेगी। तो 200-215 एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। उसके आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पे एक बार हमें लगता है कि निकल जाना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि काफी बड़ा डैमेज स्ट्रक्चर में होते हुए दिखा है। तो हम सजेस्ट करेंगे थोड़ा वेट करें, 200-215 के आसपास आता है तो वहां पे बुक कर लें। ओके, तो बासु जी, आपके लिए राय यही है कि आपके जो 250 रुपए के स्तर हैं वो आने तो मुश्किल नजर आ रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ फ्लो के आधार पे स्टॉक गिरा है और वहां तक अगर स्टॉक को जाना है तो वही जो न्यूज़ फ्लो था वो रिवर्स होता हुआ अगर नजर आएगा तभी शायद इस स्टॉक में वो लेवल्स पॉसिबल हैं। हालांकि स्टॉक में गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस बैक जरूर स्टॉक में ड्यू है, लेकिन उस बाउंस बैक को आपको इस स्टॉक से बाहर निकलने के तौर पे इस्तेमाल करना है। 200-215 के आसपास के लेवल्स स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। उन लेवल्स पर जब आपको स्टॉक नजर आए तो आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए। यही राय राजेश जी की ओर से आपके लिए आती हुई दिख रही है। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। गाजीपुर की गायत्री द्विवेदी जी का ये सवाल है। उन्होंने फरवरी 2021 में पावर ग्रिड के 100 शेयर करीब 174 रुपए के भाव पर राजेश सर खरीदे थे। मई में शेयर ने 248 रुपए का 52 वीक हाई भी बनाया था। पावर की कमी के चलते अब ये करीब 210 रुपए के आसपास दिख रहा है। पावर की कमी के चलते काफ़ी अच्छा रुझान स्टॉक में बना था, लेकिन अब हाई लेवल से करेक्ट हो चुका है, यानी कि गायत्री जी को काफ़ी मुनाफा हो रहा है। अभी भी जो हाई लेवल से करेक्शन हुआ है उसके बावजूद भी गायत्री जी को अब ये जानना है कि क्या स्टॉक में मुनाफा वसूली कर लें? संदीप जी, देखिए, स्टॉक स्लो मूवर है। स्टॉक ने जरूर एक अच्छा अप ट्रेंड कंटिन्यू किया था। अभी भी अगर देखें तो ओवरऑल इसका सेटअप पॉजिटिव है, बट करेक्शन जरूर आते हुए दिख रहा है। हमारी सलाह ये रहेगी कि 202 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अब यहाँ पे अगर 202 टूटता है तो जरूर एक बार निकल जाए स्टॉक में से, क्योंकि वो अगर टूटता है तो फिर स्टॉक वापस से हमें लगता है 190 की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो 202 के ऊपर अगर मेंटेन रहेगा तो हमें लगता है कि वापस से स्टॉक थोड़ा पुल बैक जरूर दिखा सकता है। बट हम एडवाइस करेंगे कि 220-225 एरिया है जहां पे अगर ये स्टॉक वापस आता है तो अपना प्रॉफिट बांध ले, क्योंकि स्टॉक में काफी बड़ा रनअप हमने देखा है और उसके बाद स्टॉक में जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से आते हुए दिख रही है। तो काफी बड़ा एक मूव इसमें ऑलरेडी बन चुका है। तो हम सजेस्ट करेंगे 220 से 225 की रेंज में बुक कर ले प्रॉफिट, और अभी करंट हाल के हिसाब से, हालिया स्ट्रक्चर के हिसाब से उसमें 202 का स्टॉप लॉस रख के बने रहे। ठीक है, तो गायत्री जी, आपके लिए राय है कि 202 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और पावर ग्रिड के स्टॉक में बने रहें, और ध्यान रखें जब भी 220-225 के लेवल्स आएँ आपको स्टॉक से मुनाफा लेकर निकल जाना है। राजेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।